स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिस्ट के नाम और उनके किरदार पढ़े थे कि उनके क्या किरदार हैं केमिस्ट्री में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, उसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और उसकी ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो प्रॉपर्टीज़ यानी कि खूबियाँ, कंपोजिशन यानी कि बनावट और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर यानी कि 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करती है। केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द मैटर। केमिस्ट्री इन चीज़ों के साथ ही साथ मैटर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में भी स्टडी करती है। अब चेंजेस की बात हम करते हैं, तो चेंजेस क्या हैं? चेंज यानी कि उसकी फ़िज़िकल या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आना। अब फिज़िकल और केमिकल पर बेस्ड होने पर उस चेंज के दो टाइप्स हैं, एक है फिज़िकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज जो होता है चेंज इन स्ट्रक्चर, जैसे कि एवापोरेशन ऑफ वाटर, जैसे कि वुड और उसका चेयर में बदलना। जैसे हमारी कोई भी सिंपल वुड है, उसको अगर हम चेयर में बदल दें तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आया है। कोई भी पीस ऑफ वुड को कट कर हम चेयर में बदला दें, उसे हम फिज़िकल चेंज कहेंगे। उसके बाद आता है केमिकल चेंज। जो चेंज उस स्ट्रक्चर की कंपोजिशन में आए यानी कि बनावट में आए, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, देखें जी, जब किसी भी चीज़ की कंपोजिशन में चेंज आता है तो वो वापस उस फॉर्म में नहीं लौट सकती। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जलाते हैं तो उसकी जो राख बनती है उसको हम फिर से पेपर नहीं बना सकते। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, वो डाइजेस्ट करके फिर से हम उसे खाने की फॉर्म में नहीं ला सकते। ये होता है केमिकल चेंज। तो इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ क्या है? आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन ऑल प्लैनेट्स। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अर्थ ही एक प्लैनेट है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ मुमकिन है पूरे यूनिवर्स में, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर पानी मौजूद है। दूसरे प्लैनेट्स पर पानी ना मौजूद होने की वजह से लाइफ मुमकिन नहीं है। पानी बेसिक नीड है ह्यूमन की। यहाँ ये सही बात कही है, पानी ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स की बेसिक नीड है। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी की वजह से ही हमारे जो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल में जो रिएक्शन है वो ही हो पाते हैं। डिसऑर्डर्स इन द रिएक्शन में कॉज डिफरेंट डिसीज़। उन रिएक्शन में चेंज आने से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, विच में ओवरकम विथ द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। उनका इलाज भी हम केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री की मदद से ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो कि हम खाना बनाते हैं, डाइजेशन अपने पेट में होती है और जो खाना खाते हैं ये सब केमिकल प्रोसेसेस हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी बिल्डिंग का बनना, क्लीनिंग जो कि हम मॉप यानी कि पोछा वगैरह लगाते हैं, वॉशिंग ऑफ आवर होम्स यानी कि हम जब घर में कोई भी चीज़ धोते हैं, बर्तन हो गए या कपड़े हो गए, आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। ये सब चीज़ें केमिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो हम धोने, खाने में चीज़ें या फिर कंस्ट्रक्शन में चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब केमिस्ट्री की देन है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट यूज़ करते हैं, वो केमिस्ट्री की देन है।
क्लीनिंग और वॉशिंग में जो डिटर्जेंट्स और सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं वो सब भी केमिस्ट्री की देन है। जो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सिरेमिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप्स और डिटर्जेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया सोप्स, डिटर्जेंट्स ये सब भी केमिकल पर बेस्ड होते हैं। फर्टिलाइज़र्स ये भी केमिकल से मिलकर बनते हैं, केमिकल्स से बनते हैं। ग्लास जो हम यूज़ करते हैं, शीशे वगैरह, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सिरेमिक्स यानी कि जो हम शोपीस वगैरह बनाते हैं, जैसे हमारा पानी का घड़ा हो गया, ये सब चीज़ें सिरेमिक्स में काउंट होती हैं। द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर वाटर एज कोलेरा, टाइफाइड, यहाँ पर कोलेरा और टाइफाइड को इन्होंने मेंशन किया है कि ये पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियाँ हैं। डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो पानी की वजह से होने वाली बीमारियाँ हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, स्किन और आई इन्फेक्शंस, ये सब क्लोरीन की मदद से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। क्लोरीन जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज़म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको क्लोरीन किल करता है। टू ऑब्टेन प्योर वाटर जो हमारा मिनरल वाटर होता है, जो हम डेली लाइफ में अमूमन इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्लोरीन यूज़ हुआ होता है। आप अगर उनके कंपोनेंट्स या फिर मिनरल्स को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम और उसके साथ क्लोरीन जो है पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, इकोलाई, जो भी हमारे लिए नुकसानकार हैं चीज़ें या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उनको किल करता है। इसलिए क्लोरीन वाटर को प्योर करने में काम आता है। द क्लोरीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच इज़ यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्लोरीन बहुत ही वास्ट यूज़ हुआ जाता है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1000 से ज़्यादा भी कंपाउंड्स क्लोरीन से बनते हैं, विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं एज ब्लीचिंग एजेंट। जो भी हम ब्लीच यूज़ करते हैं, जो भी हमारे कपड़ों पर दाग वगैरह लग जाते हैं, तो हम कहते हैं इस पर ब्लीच यूज़ करो तो ये ठीक हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स जो कि हम फार्म्स वगैरह में यूज़ करते हैं, खेतों वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स, पीवीसी एंड ड्रग्स आर मिरेकल्स ऑफ केमिस्ट्री। पीवीसी जो हमारे पीवीसी पाइप्स होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल्स के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल उन पीवीसी पाइप्स में से गुज़रता है तो वो पाइप्स फटते नहीं, अपने आप को रोक लेते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है ख़ास तौर पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर, और विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स। इन सब चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि मैंने बताया, ऑक्साइड्स यानी कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स यानी कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट्स यानी कि जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, और उसी के साथ साइनाइड्स। इन सब चीज़ों को छोड़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में, जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, गैस, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डाइज़, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन्स, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं, स्टडी की जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उल्टा है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, और गैसोलीन, प्लास्टिक्स, ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री।
Biochemistry is the branch of chemistry which deals with the compounds of living organisms, यानी कि जो हम जानदारों में चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी, और उनके मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन, किसी भी चीज़ का बनना, हमारे जिस्म में किसी भी चीज़ का टूटना, इसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, हम इंसानों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 90% ऑफ बॉडी जो वेट है वो इन बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स पर डिपेंड करती है। ये ना हो तो इंसान मर जाए। तो उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। बायोकेमिस्ट्री हमें समझाती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। इट टेल्स दैट हाउ और डेफिशिएंसी और ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स कॉजेज डिजीज़। ये भी हमें ये बायोकेमिस्ट्री भी हमें ये बताती है कि इन चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिजीज़ हो सकती हैं। दिस ब्रांच इज़ यूज़फुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो मेडिसिन, एग्रीकल्चर और फूड साइंस में काम आती है, यानी कि यूज़फुल है। उसके बाद हमारी आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज़। इस ब्रांच में हम जो भी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में हैपन हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स दो या उससे ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हो, जैसे कि फर्टिलाइज़र, ग्लास और मेडिसिन्स और सीमेंट, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट हैं। उसके बाद आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सिंपली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टूल्स, यानी कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनको तबाह करने के लिए रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद स्पेशली जैसे मैंने बताया कि कैंसर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी कि खाने की प्रिजर्वेशन यानी कि उसकी साफ़ सफाई, उसमें जो भी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई, ई-कोलाई और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी नुकसान देने वाले हैं उसको ख़त्म करना। और उसी के साथ रेडियो एक्टिविटी इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर का भी किरदार अदा करती है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। उसके बाद आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सिंपली जो हमारे एनवायरनमेंट में इंटररिएक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो एनवायरनमेंट में इंटररिएक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एसिड रेन हो गई, उनका हमारे ऊपर यानी कि इंसान, जानवर और प्लांट्स के ऊपर क्या असरात हैं। पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन, हेल्थ हज़ार्ड्स, ये सब चीज़ें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं। उसके बाद आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ख़ास तौर पर डील करती है सेपरेशन यानी कि अलग करना, एनालिसिस ऑफ काइंड यानी कि जांच पड़ताल करना किसी भी सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट की किस्म वो कैसी है यानी कि किस किस्म की है और उसकी क्वांटिटी कितनी है यानी कि वो कितने तादाद में है, और इन गिवन सब्सटेंस जो हमें सब्सटेंस दिया गया है उसकी किस्म, वो चीज़ कैसी है, सही है या ख़राब है, और उसी के साथ उसकी अमाउंट वो हमें बताई जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इस केमिस्ट्री की ब्रांच में क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निक्स आती हैं। उसके बाद आती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये सिंपली सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करती है, जिसमें फार्माकोलॉजी और ख़ास और मुख्तलिफ बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। और द मेडिकल केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जैसे कि दवाइयाँ, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट क्वांटम केमिस्ट्री थोड़ा हमें डीप में लेकर जाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी होता है
यानी कि एप्लीकेशंस, मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंट जो भी फिज़िक्स के केमिस्ट्री में हो रहे होते हैं उसे हम मॉलिक्यूलर या फिर क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं या फिर केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आती है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स which are composed of less hazardous substance. It is also known as sustainable chemistry. ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो हमें बताती है कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाकर ऐसी चीज़ें बनाएं जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो। एनवायरनमेंट के लिए कैसे फ़ायदेमंद कि उसको एनवायरनमेंट को यानी कि कम नुकसान पहुंचाए। सेफ़र केमिकल पॉलीफिनाइल सल्फोन, less hazardous chemical polycarbon and safer solvents are example of green chemistry। जैसे कि मैंने बताया ग्रीन केमिस्ट्री में एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें को डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच इज़ टू यूज़ वेस्ट मटीरियल एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पर इस ब्रांच में हमें बताया जाता है कि वेस्ट मटीरियल से हम कैसे एफिशिएंटली एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।